भारत के संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। इसीलिए हमारे देश में अभी जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, गणतंत्र का मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित हो, वंशानुगत ना हो, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था ना हो कि उसका राजा का पुत्र राजा होगा। हमारे देश में बाकायदा निर्वाचन होता है राष्ट्राध्यक्ष का, और निर्वाचन डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट होता है हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से, लेकिन होता तो है। तो वैसे ही जो संविधान में संशोधन हुआ उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों के भाग लेने के अधिकार का मतलब ये होता है कि यहाँ के जो विधानसभा के मेंबर हैं, विधानसभा के मेंबर जनता द्वारा चुने जाते हैं और वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो ये 2 कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? जैसा कि अभी तक 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। 2019 में जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पारित हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जहां मुख्यमंत्री होता है, अर्थात वहां विधानसभा है, और उन विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कौन सा है, दिल्ली और पांडिचेरी। इसके लिए 70वां संविधान संशोधन करना पड़ा था 1992 में, और यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। सीधे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव के प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। इसमें से कौन सा गलत है या स्पष्ट नहीं है उसको बताना है। पहला दिया है, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 साल बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो शेष कार्यकाल न होने पाए, उसके पहले ही चुनाव कर लिया जाए। इसके लिए व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव कर लिया जाएगा, जैसे अभी किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के समय। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 साल तक पद पर रहेंगे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 साल इनका कार्यकाल ही होता है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। तो इसमें उत्तराधिकारी आने तक, यानी अगला राष्ट्रपति जब अपने पद पर आ जाएगा तब तक वो पद पर बना रहेगा। ये वाला कथन भी सही है। चौथा है, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ये गलत है। अर्थात मान लीजिए किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं या वहां की कुछ सीटें रिक्त हैं, विधानसभा के कुछ सदस्य इस्तीफा दे दिए हैं, तो जाहिर है कि विधानमंडल या जो निर्वाचन मंडल है उसमें सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी। ऐसी दशा में निर्वाचन को स्थगित नहीं किया जाएगा। जितने सदस्य हैं उनके माध्यम से ही चुनाव करा लिया जाएगा, बहुमत के आधार पर निर्णय हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो हम जब भी कोई प्रश्न हल कर रहे होते हैं, हमें सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम प्रश्नों को अच्छे तरह से पढ़ें। प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे, उसकी मूल भावना को, तो आंसर देना सरल हो जाएगा। जब हम प्रश्न ही नहीं ढंग से पढ़ेंगे तो हमारे उत्तर जल्दी नहीं आ पाएंगे, हम चाहे कितना भी पढ़े हों। तो स्पष्ट करता है कि पुनः निर्वाचन किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो देश का कोई भी राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 57 यह बताता है कि एक राष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले या कितनी भी बार कर ले, लेकिन वह फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हमारे देश में एक राष्ट्रपति कई बार चुनाव जीत सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और इसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया है, आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 55 में। ठीक है, तो आर्टिकल 57 क्या कहता है? पुनः निर्वाचन हो सकता है। जैसा कि अमेरिका में 2 बार ही लड़ सकता है कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव, जीत सकता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग लगाने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो दोस्तों यहां बताया जा रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक प्रकार से राष्ट्रपति को उसके पद छोड़ने के लिए लगाई जाती है। अर्थात यदि
संसद में कौन होता है? राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति 3 होते हैं। तो यदि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर असंतुष्ट हो जाएं या ऐसा कोई प्रकरण आ जाए जिसमें राष्ट्रपति अपनी संवैधानिक शक्ति का अतिक्रमण कर रहा हो, उसके आधार पर उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग का मतलब होता है महाआरोप, इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा जो सदन है यानी राज्यसभा लोकसभा अपने सारे सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करेंगे। इस आशय का प्रस्ताव रहेगा कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाए, उसको कहते हैं महाभियोग। और यह आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। अर्थात यदि लोकसभा असंतुष्ट है या राज्यसभा, सबसे पहले किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जाएगा और उस सदन से पास हो जाएगा तो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन भी उसकी जांच करेगा और यदि उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसी दिन से त्यागपत्र देना पड़ेगा, जिस दिन से दोनों सदन क्या कर देंगे? पारित कर देंगे प्रस्ताव। लेकिन इसके लिए बाकायदा 14 दिन पहले सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का सदन में मौका भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो पूछ रहा है कि समाप्ति से पूर्व महाभियोग लगाने की अनुशंसा अनिवार्य है। ठीक, क्या अनिवार्य है? भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग लगाने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो जैसे हमने बताया संसद के दोनों सदन की, है ना, संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, इनकी सहमति या अनुशंसा अनिवार्य है, यानी दोनों सदन से पारित होना चाहिए। ठीक, आगे बात है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं? तो दोस्तों, यदि देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि राष्ट्रपति बीमार हो, अस्वस्थ या मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दें या पद छोड़ दें, उनको पद से हटा दिया जाए महाभियोग के द्वारा, किसी भी स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने की जो शक्ति है वो मात्र 6 महीने होगी। कितनी? अधिकतम, मैक्सिमम 6 माह। ठीक, ये अधिकतम 6 माह है और इस 6 माह की अवधि में चुनाव करा लिया जाएगा अगले राष्ट्रपति के लिए। ठीक, तो इस तरीके से राज्य अंतराल ना होने पाए इसलिए समय से पहले चुनाव भी करा लिया जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति इस अवधि में राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, और उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कार्य नहीं संपन्न करेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सभापति होता है। उस समय वो राज्यसभा की राज्यसभा की सभापति के रूप में भूमिका नहीं निभाएगा। आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। दोस्तों, जेबी वीटो राष्ट्रपति की एक शक्ति है और जेबी वीटो को पॉकेट वीटो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है? जेब में रख लो। ठीक है, जेब में रख लो। जेब में रखना मतलब ओपन ना करना। जेब में रखना या जेबी वीटो का मतलब क्या होता है? ओपन ना करना। मतलब ये जो शक्ति होती है जिसके द्वारा राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर, क्योंकि आपको विधान बनाने की प्रक्रिया यदि पता हो तो सामान्य रूप से जान लीजिए कि यदि संसद में कोई कानून बनता है तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पास होगा, दोबारा दूसरे सदन में पास होगा। उन दोनों सदन के द्वारा जब पास हो जाएगा कानून, तब जाएगा अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास साइन करवाने के लिए, और यदि राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो वह कानून बन जाएगा। उसको हम कह देते हैं अधिनियम। और जब तक वह कानून नहीं राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होता है तब तक उसको क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक। तो पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के मामले में ये शक्ति क्या है? तो हमने जैसे बताया कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, दोनों पास कर देंगे, और जब राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार होते हैं, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गए, और इसके बाद जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के हैं। क्या? पहला अनुमति दे दे, दूसरा ना दे, और तीसरा जेबी वीटो। ठीक, इसका मतलब जो कानून हस्ताक्षर के लिए जाएगा उस पर
राष्ट्रपति क्या दे सकता है? परमिशन दे सकता है, हस्ताक्षर कर देगा, कानून बन जाएगा। दूसरा, नहीं दे सकता, मना कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक। और पुनर्विचार के बाद फिर से जब जाएगा तो फिर वो मजबूरी है कि उसको अनुमति देनी ही पड़ेगी, हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। लेकिन जेबी वीटो का मतलब होता है इसमें न पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, न मना करेगा और न ही अनुमति देगा। इसको अनिश्चित काल तक के लिए अपने पास रख लेगा, इसको जेबी वीटो कहा जाता है। और इस शक्ति के तहत भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 में एक बार तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी सरकार के समय इस विधेयक को लाया गया था, जिसमें उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था और लंबे समय तक अटका रहा, बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डाकघर संशोधन विधेयक में प्रयोग किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ज्ञानी जैल सिंह कौन थे? भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। आगे बात करते हैं, धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति अनिवार्य होती है? तो दोस्तों, धन विधेयक का मतलब क्या होता है? धन विधेयक मतलब पैसे, वित्तीय लेन देन से संबंधित विधेयक। बजट में जिन मांगों को रखा जाता है उसके लिए बाकायदा जब धन आहरण की आवश्यकता होती है तो इससे संबंधित धन, टैक्स, इनसे संबंधित रिलेटेड जो विधेयक होते हैं वो सरकार द्वारा रखे जाते हैं, उनको धन विधेयक कहा जाता है। तो इस धन विधेयक के संबंध में कोई भी सदन में यदि प्रस्तुत किया जाएगा विधेयक, उसकी अनुमति अनिवार्य है। किसकी अनुमति अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति के बिना अनुमति के वह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अब यहाँ इस बात को समझिएगा कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत यानी राष्ट्रपति की अनुमति का मतलब होता है सरकार की अनुमति, और सरकार की अनुमति का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री की अनुमति। प्रधानमंत्री का मतलब जिसकी सरकार है उसके मंत्रिमंडल की अनुमति, यानी जो भी विधेयक जो धन विधेयक से संबंधित होगा वो सरकार के पक्ष में ही होगा, सरकार द्वारा ही लाया जाएगा। और सरकार यदि उस पर मना कर देगी, सरकार उस पर एक्शन नहीं लेगी, तो राष्ट्रपति अनुमति भी नहीं देगा, तो अनुमति नहीं देगा तो प्रस्तुत भी नहीं होगा। तो यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का मतलब होता है सरकार द्वारा लाया गया ऐसा विधेयक जो धन से संबंधित है, वित्तीय लेन देन से संबंधित है, उसको राष्ट्रपति के अनुमति दी जाएगी। और राष्ट्रपति की अनुमति का मतलब होता है मंत्रिपरिषद की अनुमति, क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो कार्यों के सलाह के लिए जो है मंत्रिपरिषद होती है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति काम करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों, तीनों सेनाओं का, थल सेना, वायुसेना और नौसेना यानी जल सेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत में जो होते हैं उनको कहा जाता है राष्ट्रपति। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है, वनडे एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। राष्ट्रपति पदेन हैसियत से होते हैं। जो भी देश का राष्ट्रपति होगा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। इसीलिए गणतंत्र दिवस की परेड में तीनों सेनाओं की सर्वोच्च सलामी किसको दी जाती है? राष्ट्रपति जी को दी जाती है। और इसके बाद जो तीनों सेनाओं के अलग अलग अपने अध्यक्ष होते हैं, थल सेना का जनरल होता है, एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स का होता है, एडमिरल होता है किसका? नेवी का, नौसेना का। तो वो जो है इनके अधीन होते हैं। राष्ट्रपति जो है युद्ध जैसी परिस्थितियों में निर्णय ले सकता है और उनको निर्देश दे सकता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल और एक होता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन क्या होता है? जब किसी राज्य में कोई संवैधानिक के सरकार जो बनी है वहां अव्यवस्था फैल जाए, कानून व्यवस्था फेल हो जाए, तो सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। जैसे जम्मू कश्मीर में सरकार अस्थिर हो गई तो वहां लग गया, महाराष्ट्र में भी लग गया था, मध्य प्रदेश में भी लग गया 3 बार। ठीक इस तरीके से राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि राज्य की सरकार का अच्छे से न चलना, केंद्र की बात न मानना, इन सब में किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है, राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है जब देश में बाह्य आक्रमण हो जाए, युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाए और सशस्त्र विद्रोह, देश की सेना में विद्रोह कर दे, तब ऐसी स्थिति में आपातकाल घोषित किया जा सकता है। देश में इसको 3 बार किया गया था, ठीक है।
एक होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तब होता है जब देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। देश में अब तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है, और ना भी हो तो अच्छा है, ठीक। तो यहाँ पास कहा गया है कि कौन सी स्वयं घोषित किया जा सकता है। वैसे तो आपातकाल घोषित करने के लिए बाकायदा राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश मिलती है मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट, केंद्र सरकार का कैबिनेट मंत्रालय। कैबिनेट मंत्री जो समूह होता है वो क्या करते हैं, लिखित सिफारिश देते हैं राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने के लिए, और तब जाकर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रपति शासनकाल लगाने के लिए संसद और राज्यपाल परमिशन देते हैं, और वित्तीय आपातकाल के लिए भी संसद अनुमोदन करती है। बाकायदा सरकार यानी पहले मंत्रिपरिषद जो है लिखित सिफारिश देती है मंत्रिमंडल। तो कहा गया है विदेशी आक्रमण या आंतरिक दंगे फसाद की से आने वाला आपातकाल, इसको स्वयं ही घोषित किया जा सकता है। तो स्वयं ही घोषित नहीं किया जा सकता, स्वयं नहीं घोषित किया जा सकता। स्वयं नहीं मतलब बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के। तो बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के कोई भी आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी क्योंकि स्वयं घोषित करने का शक्ति ही नहीं है राष्ट्रपति के पास बिना मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के, इसलिए ये कोई ऑप्शन सही नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वित्तीय आपात का प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल का प्रभाव का मतलब होता है वित्तीय आपातकाल जब लग जाता है तब क्या होता है, तो उस प्रभाव को दिखाया गया है, हमको बताना है क्या नहीं होता। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती हो जाती है, सही है। राज्य धन विधेयक पर संघ का अधिकार हो जाता है, सही है। संघ द्वारा वित्तीय आचरण के संदर्भ में राज्यों को निर्देश होता है, सही है। मौलिक अधिकार का निलंबन, ये वाला गलत है। यानी जब वित्तीय आपातकाल आर्थिक संकट होगा तो आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे, ठीक। मौलिक अधिकार पर उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौलिक अधिकार पर प्रभाव तब पड़ेगा जब राष्ट्रीय आपातकाल लगे, उस समय। तो यहाँ वेतन कट जाएगा लोगों का, संघ पर संघ का अधिकार हो जाएगा राज्यों की संचित निधि पर। संघ द्वारा वित्तीय आचरण मतलब जो खर्चे हैं उनको कम करने के लिए कुछ व्यवस्था निर्देश दिए जाएंगे। तो ये तीनों प्रभाव होंगे, लेकिन ये मौलिक अधिकारों का निलंबन ये नहीं होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति की कई शक्तियां होती हैं, उन्हीं राष्ट्रपति की जो शक्तियों में एक परामर्श लेने की शक्ति भी है, और उच्चतम न्यायालय की भी कई क्षेत्राधिकार हैं। उच्चतम न्यायालय की भी शक्ति है, उच्चतम न्यायालय का भी महत्व है। उसी में से एक महत्व है आर्टिकल 143, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय परामर्शदात्री निकाय है और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार रखता है। तो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये राष्ट्रपति को संवैधानिक मामलों पर क्या देगा, परामर्श देगा। जैसे 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उस समय अयोध्या राम मंदिर प्रकरण की सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उस समय विवाद भी हो रहा था पूरे देश में। तो राष्ट्रपति ने अयोध्या राम मंदिर संबंधी मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय की राय लेना चाहा, परामर्श लेना चाहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर अपनी कोई राय देने के लिए मजबूर नहीं हैं, हम इस पर कोई राय नहीं दे सकते, ठीक। यह लोकतांत्रिक मामला है, इसका निपटारा सरकार करे, ऐसा उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी। तो ये आर्टिकल 143 ये बताता है कि राष्ट्रपति यदि संवैधानिक या विधि के किसी प्रश्न पर जरूरी समझता है तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। लेकिन वह सलाह जो राष्ट्रपति को दी जाएगी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति ना तो मजबूर है और ना तो उच्चतम न्यायालय उस सिफारिश को देने के लिए मजबूर है, यानी किसी के लिए बाध्यता नहीं है, ठीक, बाध्य नहीं है। तो ये शक्ति प्रदान करने का आर्टिकल ध्यान रखिएगा 143 है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। तो जब राष्ट्रपति अपना कार्यकाल निभा रहा होगा और अपने कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य करेगा, जो भी अपने शक्तियों के अनुसार कार्य संचालित करेंगे, उसके अनुसार जो भी विवाद उत्पन्न होगा या कुछ भी, उसमें न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा राष्ट्रपति। यह अनुच्छेद 361 में बताया गया है। इसमें विशेषाधिकार वर्णित है। क्या दिया गया है, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब होता है
किसी भी संवैधानिक या विशेष पद वाले व्यक्ति के जो कुछ विशेष अधिकार होंगे उनके बारे में वर्णन है। आर्टिकल 361 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के समय जो भी कार्य करेंगे अपनी शक्तियों के द्वारा, उसमें किसी भी न्यायालय के प्रति कोई प्रकरण आता है उसके प्रति वो जवाबदेह नहीं होंगे। ठीक, ये उनके लिए जो पद है उसके अनुसार विशेषाधिकार दिए गए हैं, वो बताता है आर्टिकल 361। आगे बात करते हैं, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो दोस्तों, ये अध्यादेशों का प्रख्यान करना ये संसद की राष्ट्रपति की शक्ति है, क्षमादान करना शक्ति है। ठीक, और ये अध्यादेशों का जो प्रख्यापन करते हैं आर्टिकल 123 के तहत करते हैं, क्षमादान आर्टिकल 72 के तहत करते हैं, और उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना 143 आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं। ठीक, और ये जो तीसरा है संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, बाकी तीनों हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों हैं और संदेश भेजने की शक्ति नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। तो दोस्तों, यह जो स्टेटमेंट है किस पर लागू होता है? तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 ये कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी किसमें? किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। ठीक, प्रेसिडेंट में निहित होगी। तो ये जो कार्यपालिका शक्ति है मतलब सरकार के कोई भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, तो वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। कोई अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता होगा तो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है, सरकार का मुखिया है, तो राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता। नेतृत्व कौन करेगी? तो सरकार करेगी। सरकार में कौन? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में प्रधान कौन? मुख्य प्रधानमंत्री। राज्यों में मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री। तो राष्ट्र में जो नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री करता है, इसीलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका कहा गया है, प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका भी कहा गया है। तो यहाँ कहा गया है कि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता, ये राष्ट्रपति के संबंध में लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को नहीं? तो बताएं, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको विश्लेषण करने की क्षमता इस प्रश्न में पता चलेगी। आप हमारे साथ यह भी प्रयत्न करें कि आप अपने अनुसार आंसर टिक कर लें और बाद में टोटल स्वमूल्यांकन करें क्वेश्चन का, कितने आपके सही हो रहे हैं, बिना हमारे आंसर बताए पहले आप आंसर कर लें, तो ऐसा और अच्छा रहेगा। जो गलतियां होंगी आपको सुधारने का मौका मिलेगा। कौन सी शक्ति है जो राष्ट्रपति को मिली है लेकिन राज्यपाल को नहीं? मृत्यु की सजा माफी, यानी किसी व्यक्ति को अगर मौत की सजा, फांसी की सजा मिली है, उसकी फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। राजनयिक शक्ति, राजनयिक शक्ति का मतलब होता है विदेशों से कोई संधि समझौता करना है तो वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के संबंध में ये शक्ति नहीं है। आपातकाल की घोषणा, यदि आपातकाल लगाना है तो इसको लगाने की शक्ति केवल आर्टिकल 352 राष्ट्रपति को, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति को। तो आर्टिकल 352 से 60 तक भाग 18 में संविधान में आपातकालीन प्रावधान है जिसमें आपातकाल को लागू करने की घोषणा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति यह काम करेगा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के आधार पर, लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग ये जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं। तो ये तो राज्यपाल को ही प्राप्त है, अर्थात विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया जाएगा, विधेयक बनाया जाएगा तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं भी दे सकता है और उसको लौटा भी सकता है पुनर्विचार के लिए, या यह न करके वह राष्ट्रपति को विचार करने के लिए, राष्ट्रपति के विचार करने के लिए उस विधेयक को आरक्षित कर सकता है, यानी उसको लेट कर सकता है मंजूरी देने से। ठीक, तो ये तो राज्यपाल को भी मिली शक्ति। तो इस तरीके से 1, 2 और 4 केवल राष्ट्रपति के संबंध में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में।
निम्नलिखित को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत के स्थिति के अनुसार वास्तविक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ उपराष्ट्रपति के नाम लिखे हुए हैं और उनको बताना है कि उनका जो कार्यरत है, कार्यरत स्थिति मतलब कार्यकाल के अनुसार उनका कार्यावधि जो समय समय में रही है उसके अनुसार। जाकिर हुसैन, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बाद उन्होंने जब 10 साल का कार्यकाल निभाया 52 से 62 तक, इसके बाद इन्होंने 5 साल निभाया 62 से 67 तक। वीवी गिरी 1967 से 1969 तक रहे। बीडी जत्ती 1979 से 84 तक रहे। आर वेंकटरमण 1984 से 87 तक रहे। तो इस तरीके से कार्यकाल पहला हो जाएगा जाकिर हुसैन, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1 4 3 2, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? बताइए कौन हो सकता है? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के लिए कौन कौन वोट करता है? विधानसभा के कौन सदस्य? निर्वाचित। ठीक, कहां की? सभी राज्यों के और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य, ठीक, निर्वाचित भाग लेते हैं। दूसरा कौन लेता है? राज्यसभा के कौन? निर्वाचित। और लोकसभा के निर्वाचित। ठीक, तो विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों भाग लेते हैं किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्य। इसमें विधानसभा, विधान परिषद कोई सदस्य भाग नहीं लेते, केवल लोकसभा राज्यसभा के भाग लेते हैं और इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ हमने केवल निर्वाचित शब्द का प्रयोग किया है। निर्वाचित का मतलब होता है जो केवल चुने गए हों, और सभी सदस्य का मतलब होता है निर्वाचित प्लस मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत। और यदि आप पढ़े हो संविधान अच्छे से तो पता होगा कि राज्यसभा में जो है 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। और ऐसे सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कला, विज्ञान, खेल, समाज सेवा में अच्छा योगदान दिया हो। ठीक, तो उनको जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये मनोनीत सदस्य लोकसभा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब बात आती है लोकसभा में, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के मनोनीत करने का अधिकार था राष्ट्रपति को, लेकिन 104वां संविधान संशोधन विधेयक 2020 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। अब केवल लोकसभा में 543 मेंबर हैं इलेक्टेड यानी निर्वाचित, 2 मनोनीत होते थे 545 हो जाते थे, लेकिन अब 2 निरस्त हैं, केवल 543 हैं जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। आगे बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में स्टेटमेंट है, आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री क्या होते हैं? क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? क्या प्रधानमंत्री मनोनीत होते हैं? क्या चयनित होते हैं या नियुक्त होते हैं? बताइए। मनोनीत होते हैं क्या? नहीं। चयनित होते हैं क्या? नहीं। निर्वाचित होते हैं क्या? नहीं। नियुक्त होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है आर्टिकल 75 के अनुसार। ठीक, तो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं और नियुक्तकर्ता होते हैं राष्ट्रपति। ठीक, आगे बात करते हैं। ये जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता होते हैं। जो सरकार में जब चुनाव हो जाता है, आम चुनाव लोकसभा का, जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलता है वो अपना दावा करती है कि हम सरकार बनाएंगे, और राष्ट्रपति को जब न्योता मिलता है यानी दावा मिलता है किसी का कि हम सरकार बनाने के लिए सक्षम है, हमारे पास पर्याप्त वोट प्रतिशत है, पर्याप्त सदस्य संख्या है, तब राष्ट्रपति न्योता देते हैं या क्या कहते हैं, ऑफर देते हैं कि आप जाकर आप आकर सरकार बनाइए और बाद में विश्वास मत हासिल करिए, मतलब प्रदर्शित करिए। तो इस तरीके से राष्ट्रपति उसकी जांच भी करवा सकता है सदन में, विश्वास मत प्रस्ताव पारित करवा के।
वर्ष 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उनके प्रधानमंत्री के काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यह जो प्रश्न है कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सबसे कम अवधि का कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था पहली बार में? तो केवल कार्यकाल था 13 दिन का, 13 दिन लगभग 2 हफ्ते। यह वर्ष 1996 में था, और ये सरकार जो थी ये गठबंधन की सरकार थी, त्रिशंकु सरकार थी, और बाद में यह सरकार गिर गई थी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पहला कार्यकाल 13 दिन का था, बाद में 13 महीने का था, और फिर एक 5 साल का रहा। ठीक, तो इस तरीके से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ठीक, संघीय मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद होता है राज्य मंत्री, एक होता है स्वतंत्र प्रभार। ठीक, तो ये जो मंत्री होते हैं ये तीनों मंत्रिपरिषद में होते हैं, और ये उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 75(3) में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, और यदि उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, किसके? सामूहिक रूप से। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत कोई एक मंत्री जो है उत्तरदायी होगा राष्ट्रपति के प्रति। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। भारत के संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो दोस्तों यह जो नियम है यह लोकसभा के सदस्यों की संख्या का कुल सदस्य संख्या का 15%। यह प्रावधान 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, और इसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि जो भी सरकार होगी उसका निम्न सदन जो होगा उसकी टोटल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा उसके मंत्री नहीं होंगे। अर्थात हमारा जो केंद्र है, केंद्र में 543 लोकसभा सदस्य संख्या है, उसका 15% निकालिए, लगभग 80-82 के आसपास आता है, उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ठीक, ऐसे ही हमारे राज्य में मध्य प्रदेश में 230 सदस्य हैं विधानसभा के, उसका 15 निकालिएगा तो 30-35 सदस्य से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। इस तरीके से ये प्रावधान 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है, और ये आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किससे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो दोस्तों जो संसद को संबोधित करने का अधिकार है वह भारत के महान्यायवादी को है। आर्टिकल 88 इसमें यह बताता है कि जो महान्यायवादी होता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, भारत सरकार का कानूनी अधिकारी होता है, और न्यायालय में सरकार का पक्ष रखता है। यह जो है ये क्या करते हैं? आर वेंकटरमणी इस समय, आर वेंकटरमणी क्या है? महान्यायवादी हैं भारत के। आर्टिकल 88 के अनुसार इनको यह अधिकार प्राप्त है कि यह सदन में जाएंगे, सदन में बोल सकते हैं, और वहां की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, सदन की कार्यवाही में, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं होगा। वोट करने का अधिकार क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन ये सदन में भाग ले सकते हैं और उसकी कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सदस्य होता है जो सदन में बोल सकता है लेकिन उसको अधिकार नहीं है वोट करने का? तो महान्यायवादी है। आगे बात करते हैं, कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो दोस्तों संसद का अनन्य भाग नहीं है, ये आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। बाकी जो 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों आर्टिकल 79 में लिखा है कि संसद का गठन 3 से मिलकर होगा, जिसमें 2 सदन होंगे और 1 राष्ट्रपति होगा। इन तीनों को मिलकर हम क्या कहेंगे? पार्लियामेंट, यानी संसद। संसद का मतलब केवल लोकसभा राज्यसभा नहीं है। जब तक राष्ट्रपति को शामिल नहीं करेंगे तो संसद नहीं कहलाएगी, और इसका उल्लेख 79 में है। आगे बात करते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि अखिल भारतीय सेवाएं होती क्या है। IAS, IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये जो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो इन सेवाओं के सृजन की शक्ति, यानी इस प्रकार की और भी राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की जा सकती हैं जो पूरे देश के लिए काम करेंगी। तो ये शक्ति जो है केवल संसद के पास है। आर्टिकल 312 में कहा गया है कि राज्यसभा जो संसद का स्थायी सदन है, उच्च सदन है, वह किसी भी सेवा को यदि अखिल भारतीय स्तर पर सृजित करना चाहती है, इस आशय का प्रस्ताव पारित करेगी और बाद में उसको लोकसभा को भेजेगी, और बाकायदा लोकसभा राज्यसभा मिलकर उस सर्विस को अखिल भारतीय सर्विस घोषित कर देंगे, ऑल इंडिया सर्विस घोषित कर देंगे। इसी के तहत IAS, IPS, IFS का गठन किया गया है। तो संसद को अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारियों की उन्मत्तियों का निर्धारित करता है? उन्मुक्तियों का मतलब छूट, ठीक है। ये जो प्रावधान है आर्टिकल 105 ये बताता है कि जो संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्यों को हम क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। इनको ये अधिकार होता है कि जब तक ये सदन की बैठक में है, इसमें इनके खिलाफ यदि कोई भी मामला कोर्ट में चलता है, पुलिस केस होता है, तो इनको उस समय छूट मिलेगी। और 40 दिन जब सदन का चल रहा होगा उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद कोई भी डिस्टरबेंस नहीं कर सकता है, और ये जो है बाद में उन सुनवाइयों में भाग लेंगे, ऐसा इनको अधिकार होता है। तो ये विशेषाधिकार कहलाता है। 105 के तहत इनको मिला है। आर्टिकल 361 के तहत हमने बात की थी राष्ट्रपति को